अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मर्जर्स एंड एक्यूसेशंस की प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन नंबर 12 से अब स्टार्ट करते हैं। 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है प्रॉडको इज़ दी बायर यानी कि एक्वायरर एंड नॉर्डिक इज़ दी टारगेट। टारगेट का मतलब कि इस कंपनी को प्रॉडको परचेज करेगा। करंट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक 117.6 एंड 74.7 मिलियन। ये इन दोनों की 117.6 और 74.7 मिलियन की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ दी हुई हैं। करंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक, अभी प्रॉडको के 14 मिलियन और नॉर्डिक के 45 मिलियन शेयर्स मार्केट में इशूड हैं। करंट अर्निंग्स ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक, करंटली जो प्रॉडको है उसकी 11.85 की और नॉर्डिक की 9.3375 की अर्निंग्स है। एक्विजिशन इज़ बाई exchange of shares in the ratio of 2 new shares of Prodco for every 9 shares in Nordic। यानी कि एक्विजिशन कुछ इस तरह से होगी कि नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स को प्रॉडको के 2 नए शेयर्स दिए जाएंगे और हर 9 शेयर्स जो नॉर्डिक के होंगे उसके अगेंस्ट प्रॉडको के 2 शेयर्स दिए जा रहे होंगे। यानी कि अगर अभी करंटली नॉर्डिक के 45 मिलियन शेयर्स हैं, इनके मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं और उनके पास 45 मिलियन शेयर्स हैं, तो जो न्यू शेयर्स इशू होंगे जाहिर सी बात है नई कंपनी में नए शेयर्स इशू होंगे, पिछले शेयर्स कैंसिल होंगे। वो कितने होंगे उसके लिए आप 45 को डिवाइड कर दें 9 से और मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 45 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे 45 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 5 इंटू 2 इज़ 10। 10 मिलियन नए शेयर्स जो है वो इशू करे जाएंगे और ये जो नॉर्डिक के करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा 14 मिलियन शेयर्स जो एग्जिस्टिंग प्रॉडको के शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स यानी कि अभी से जो इशूड शेयर्स हैं कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स, वो तो एज इट इज़ हैं जो कि 14 मिलियन है। इसका मतलब ये हो गया कि नई कंपनी के जो टोटल शेयर्स होंगे, नई कंपनी में जो टोटल शेयर्स होंगे वो कितने होंगे? नई कंपनी में जो टोटल शेयर्स होंगे वो 10 प्लस 14 यानी कि 24 मिलियन होंगे। 24 मिलियन शेयर्स जो है वो नई कंपनी के शेयर्स होंगे। ये लिखा हुआ है प्रॉडको प्लान्स टू रिड्यूस द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ नॉर्डिक by selling of a division at the time of acquisition or immediately. This will reduce Nordic's future annual earnings by 1.5 million per annum। प्रॉडको जैसे ही नॉर्डिक को परचेज़ करेगा तो नॉर्डिक को परचेज़ कर कोई एक पर्टिकुलर डिवीज़न है नॉर्डिक का जिसको वो उसी वक्त एक्विजिशन के वक्त बेच देगा इमीडिएटली। उसकी वजह से नॉर्डिक की जितनी अभी अर्निंग्स होती हैं उससे 1.5 मिलियन कम अर्निंग्स होंगी। ठीक है, जब आप कोई कंपनी ख़रीदते हो, फॉर एग्जांपल आपने नॉर्डिक एक कंपनी ख़रीदी, तो इस कंपनी के 2 मुख्तलिफ डिविजन्स हो सकते हैं। लेट से आप ये कह सकते हो कि नॉर्डिक जो है वो लेट से बाईसाइकिल्स या बाइक्स बनाता था और जो है ना वो बैटरी बनाता था। तो आपने नॉर्डिक को परचेज़ किया और आपने लेट से बाइक्स का डिवीज़न इसका जो है ना वो बेच दिया और बेचकर आपको कुछ फंड्स मिले होंगे, लेकिन उसकी वजह से जब बाइक्स का डिवीज़न मिला बेच दिया तो उससे जो अर्निंग्स जनरेट हो रही थी वो नहीं होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी डिवीज़न होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर एक कंपनी जिसको हम ख़रीद रहे हैं उसका कोई ऐसा एक डिवीज़न है जो हमारे काम का नहीं है या हमें लगता है कि हम उस पर स्पेशलाइज़ नहीं करते और हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, चलाना नहीं चाहते, या कोई लॉस मेकिंग डिवीज़न होता है तो हम उसको बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि प्रॉडको ख़ुद भी जो है ना वो बैटरी बनाता हो, तो वो ये चाह रहा हो कि हम बैटरी के ही बिज़नेस में बड़ा जाइंट बने, बड़ी कंपनी बने और दोनों को मर्ज करते हैं। टू वैल्यू दी आफ्टर एक्विजिशन एंटिटी या न्यू कंपनी, इट इज़ बिलीव दैट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडकोज करंट ऑपरेशंस विल रिमेन इंटैक्ट, नो चेंज। हम जब नई कंपनी की वैल्यू निकालेंगे, टू वैल्यू दी आफ्टर एक्विजिशन एंटिटी या न्यू कंपनी, जब हम न्यू कंपनी की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडकोज करंट ऑपरेशंस विल रिमेन इंटैक्ट, नो चेंज। देखिए, जब हम नई कंपनी की वैल्यू निकालते हैं ना, जो आपकी न्यू कंपनी होगी या आफ्टर एक्विजिशन जो आपकी कंपनी होगी, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको भी होना चाहिए
उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ नॉर्डिक भी होना चाहिए, उसमें वैल्यू क्रिएटेड ड्यू टू सिनर्जीज भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिनर्जीज या कॉस्ट सेविंग की वजह से जो वैल्यू का इजाफा हुआ, प्रॉडको की जो वैल्यू है, नॉर्डिक की जो वैल्यू है। तो अब सवाल ये कहता है कि जो जब आप नई कंपनी की वैल्यू निकालोगे तो प्रॉडको की जो अभी करंट मार्केट वैल्यू है वो इंटैक्ट रहेगी, यानी कि अनचेंज रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अभी है। और इससे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर ऊपर टॉप पर देखते हो तो इसने लिखा हुआ था कि करंट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक इज़ 117.6 एंड 74.7। इसका मतलब प्रॉडको की जो करंट वैल्यू है 117.6 ये इंटैक्ट रहेगी, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको जो है वो 117.6 ही है। फिर लिखा हुआ है पी रेशियो मॉडल विल बी यूज टू वैल्यू द न्यू ऑपरेशंस नॉर्डिक बाय मल्टीप्लाइंग द न्यू अर्निंग्स विच द लार्जर कंपनी विल रिसीव एनुअली बाय अ पीई रेशियो ऑफ 9.6। बोलता है कि पीई रेशियो मॉडल यूज़ किया जाएगा, विल बी यूज्ड टू वैल्यू द न्यू ऑपरेशंस, नए ऑपरेशंस की वैल्यू निकालने के लिए, टू वैल्यू द न्यू ऑपरेशंस, नए ऑपरेशंस की वैल्यू निकालने के लिए पीई रेशियो मॉडल यूज़ किया जाएगा। न्यू ऑपरेशंस यानी कि नॉर्डिक बाई मल्टीप्लाइंग द न्यू अर्निंग्स, कैसे निकाला जाएगा, नई वाली अर्निंग्स को, न्यू अर्निंग्स को, विच द लार्जर कंपनी विल रिसीव एनुअली बाय अ पीई रेशियो ऑफ 9.6, उसको 9.6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि देखिए एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको हो गई, अब मार्केट वैल्यू ऑफ नॉर्डिक और सिनर्जीज की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए ये बोलता है कि जो पीई रेशो मॉडल है वो यूज़ किया जाएगा, पीई रेशो यूज़ किया जाएगा 9.6, इसको आप एक स्पेसिफिक अर्निंग से मल्टीप्लाई करोगे और अर्निंग्स नई वाली अर्निंग्स होंगी। अब नई वाली अर्निंग्स अगर टोटल अर्निंग्स की बात करेंगे तो उसमें तो अर्निंग्स ऑफ प्रॉडको भी होगी, अर्निंग्स ऑफ नॉर्डिक भी होगी, और अगर कोई चेंज आया है वो भी होगा। लेकिन देखिए जब सवाल ये कह देता है कि प्रॉडको की वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको एज इट इज़ आपने कैरी करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉडको की अर्निंग्स और उसकी वजह से उसकी जो वर्थ या मार्केट वैल्यू है उसको हम अकाउंट फॉर कर ही चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ नॉर्डिक और सिनर्जी निकालने के लिए हम करेंगे ये कि हम जो मल्टीपल है पी रेशो का वो तो 9.6 यूज़ करेंगे। अर्निंग्स कौन सी लेंगे, क्या हम अर्निंग्स 9.3337 लेंगे, नहीं, हम 9.3375 में से एक ये वाला 1.5 भी माइनस कर देंगे। ये वाला 1.5 क्यों माइनस करेंगे, ये वाला 1.5 इसलिए माइनस कर देंगे क्योंकि इससे ये लिखा हुआ था कि जब नॉर्डिक अपने ऑपरेशंस बंद करेगा, जब नॉर्डिक अपने ऑपरेशंस बंद करेगा, नॉर्डिक का एक हिस्सा बंद हो जाएगा, तो उसका एक हिस्सा जब बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से कुछ उसके हिसाब की अर्निंग्स कम हो जाएंगी। तो 9.3375 में से हम 1.5 को माइनस कर देंगे और उसको फिर 9.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारा 75.24। और इस हिसाब से जो नई कंपनी है उसकी अगर टोटल वैल्यू निकालें तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर आप यानी कि 117.6 को और 75.24 को ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 192.84। इसका सवाल क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग्स पर शेयर एंड वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल। तो नई कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। नई कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 24 मिलियन होंगे, 14 मिलियन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के और 10 मिलियन नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स के जो अब दिए गए हैं। इसके बाद अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए नई कंपनी की टोटल अर्निंग्स देखी जाती हैं और उन टोटल अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है। तो नई कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी सालाना बेसिस पर जो अर्निंग्स हो रही होंगी या जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 11.85 प्लस 9.3375 माइनस 1.5 होगा। 11.85 प्लस 9.3375 माइनस 1.5, इससे जो आपका आंसर आ रहा है वो आता है 19.6875, 19.6875। ये नई कंपनी की अर्निंग्स है और इसको हम अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम 19.6875 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 24 से, तो अगर हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये तकरीबन 0.8203
113 के आसपास बन जाएगा पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी, नई कंपनी की वैल्यू क्या होगी? 192.84, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 अच्छे से देख लीजिएगा, 13 12 के बिल्कुल ही जैसा है, सिर्फ एक एडिशनल ट्रीटमेंट है, उस एडिशनल ट्रीटमेंट को हमें देखना है। देखिए जो एडिशनल ट्रीटमेंट है ना वो बोल्ड में हाईलाइटेड है। हम वापस से पढ़ते हैं, प्रॉडको इज़ दी बायर एंड नॉर्डिक इज़ दी टारगेट, ये हमें पता है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एट टाइम्स व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स अनदर देयर इज़ अ सिंगल सेल ऑफ सम एसेट्स और डिस्पोजल ऑफ अ डुप्लीकेट डिपार्टमेंट एंड रिडंडेंसीज। सिंस दिस हैपेंस वन टाइम ओनली and will improve company earnings for 1 year, profit on disposal of assets, only care must be taken that this particular amount is not multiplied by the PE ratio. The earnings amount in PE ratio are those that will be achieved regularly for all the future years ahead. ये बहुत ही इसने जो है ना वो एक अहम यानी कि बहुत ही एक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बात आपको मेंशन कर दी हुई है। बोलता है कि जब आप किसी और कंपनी को ख़रीदते हो तो कभी कभार ये होता है कि कोई एक सिंगल एसेट जो है ना वो आप बेच रहे होते हो, और या आपको जो है ना वो डुप्लीकेट डिपार्टमेंट बेच रहे होते हो या कुछ रिडंडेंसी कर रहे होते हो, जिसका आपके प्रॉफिट्स पर इम्पेक्ट होता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम अपने प्रॉफिट्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स को पीई रेशो मॉडल की बेसिस पर वैल्यूएशन के लिए मल्टीप्लाई करें तो ये वो वाली अर्निंग्स होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होने वाली वो अर्निंग्स होनी चाहिए जो हर साल अचीव हो रही हैं। सर एक एग्जांपल के ज़रिए समझाएं। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी का पीई रेशो जो है ना वो है 10, ठीक है। अच्छा उसकी साल 2020 की जो अर्निंग्स थी यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 12 था, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी बनी? 120। अच्छा साल 2021 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी 12 था, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनी? पी रेशो में आप क्या करते हो, पी रेशो मॉडल में पीई को रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 120। 2022 वाले साल में अगेन आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 12 था, तो आपने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यूएशन कितनी बनी? 120। 2023 वाले साल में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लेट से 25 था, ठीक है। 25 इसलिए था क्योंकि रेगुलरली आप अपने रूटीन बिजनेस से तो 12 कमाते हो, लेकिन इस साल आपने जो है ना अपना कोई हेड ऑफिस बेच दिया था, आपने बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग बेच दी थी, आपने जो है ना वो बहुत सारे नॉन करेंट एसेट्स बेच दिए थे और वो आपने जो है वो प्रॉफिट पर बेचे थे और आपको बहुत सारे वन टाइम गेन हुए थे। गेन ऑन डिस्पोजल जो है ना वो बहुत सारे थे, और गेन ऑन डिस्पोजल वो गेन्स होते हैं जो मेरे ऑपरेशन से जनरेट नहीं होते बल्कि किसी भी एक साल कभी कभी जनरेट हो जाते हैं, हमेशा जनरेट नहीं हो रहे होते, तो वो भी इसमें शामिल थे। अब मेरा पीई मल्टीपल अगर 10 है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ना वो 250 मिलियन है। भाई एक साल में आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ किया है इसमें कुछ ऐसे गेन्स शामिल हैं जो हर साल अकर नहीं होते। अगर आप ये वाला प्रॉफिट ले लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पीई मल्टीपल से और 250 की वैल्यूएशन दिखा दोगे तो इसका तो मतलब ये है कि ये वाले गेन हर साल अकर होते हैं, तभी तो कंपनी की इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी वैल्यू है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो कभी भी अगर आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई वन टाइम इनकम शामिल होती है, मिसाल के तौर पर 12-13 मिलियन की यहाँ पर शामिल है, तो उसको हटाएंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा वो अर्निंग पीई रेशो मल्टीपल के लिए यूज़ हुआ करेगा। पूरा का पूरा अर्निंग्स यूज़ नहीं करेंगे। जब किसी सवाल में कोई ऐसा गेन शामिल हो जो सिर्फ उस साल अकर हुआ है तो जाहिर है उसका हर साल मुझे बेनिफिट नहीं मिलना, या एक बार मैं अगर कोई गाड़ी बेचकर अपने बुक्स में गेन ऑन डिस्पोजल बुक करता हूं तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 10, 15, 20, 50 साल तक हर साल गेन ऑन डिस्पोजल होगा, गाड़ी बेचूँ ना बेचूँ, ऐसा नहीं है। तो हमने अपनी अर्निंग्स को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना होता है। आगे बोलते हैं करंट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक वही वैल्यूज़ हैं, करंट नंबर ऑफ शेयर्स वही है, करंट अर्निंग्स ऑफ प्रॉडको एंड नॉर्डिक वही है, एक्विजिशन इज बाय द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2 न्यू शेयर्स ऑफ प्रॉडको फॉर 9 शेयर्स ऑफ नॉर्डिक, ये वही है। प्रॉडको प्लान्स टू रिड्यूस द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ नॉर्डिक बाय सेलिंग ऑफ अ डिवीजन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और इमीडिएटली
दिस विल रिड्यूस नॉर्डिक्स फ्यूचर एनुअल अर्निंग्स बाय 1.5 मिलियन। इसकी ट्रीटमेंट हमने कर ली थी, है ना। हमने भी मल्टीप्लाई करते वक्त इस ऑपरेशन के जो अर्निंग्स थी, क्योंकि ये ऑपरेशन ही नहीं रहा तो ये अर्निंग्स ही नहीं रही, तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने जब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया तो हमने हटा दिया था। आगे नई बात लिखी हुई है, इसीलिए बोल्ड में है, लिखता है कि फर्दर द सेल विल ब्रिंग अ नेट इनकम ऑफ 10.2 मिलियन टू द कंपनी फॉर वन टाइम ओनली। अब देखें, ये वन टाइम अर्निंग है, ये वन टाइम बेनिफिट है, वन टाइम गेन है। आप एक कंपनी ख़रीदने के लिए गए, जब आपने वो कंपनी ख़रीदी तो उसके एक पर्टिकुलर डिवीज़न को आपने बेच दिया, बंद कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। उसको सेल ऑफ करने से भी आपको जो है ना वो 10.2 का फ़ायदा हुआ। तो ये आपकी वैल्यूएशन में एक बार ज़रूर ऐड होगा, लेकिन बार बार ऐड नहीं होगा, यानी कि पीई मल्टीपल में नहीं आएगा। देखो, मिसाल के तौर पर आपने 4.5 लाख की गाड़ी ख़रीदी, ठीक है ना। आपने जब 4.5 लाख की गाड़ी ख़रीद ली ना, तो 4.5 लाख की गाड़ी को ख़रीद कर आपने जो है ना उसके लेट से कोई एक इम्पॉर्टेंट पुर्जा लगा हुआ था, जिसकी जो इसमें कॉस्ट थी ना वो 50,000 थी। आपने उसको जो है ना 80,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट पुर्जा बेचकर आपने कितने कमा लिए? 30,000। तो ये आपको बेनिफिट तो दे रहा है ना, गेन तो दे रहा है ना। आपने 4.5 लाख की गाड़ी खरीदी, 4.5 लाख में से 50,000 रुपये का एक पुर्जा लगा हुआ था, जिसको आपने 80 में बेचा, जिस पे आपने 30 कमा लिए। अब गाड़ी की वर्थ कितनी रह गई? 4 लाख। गाड़ी इन इटसेल्फ 4 लाख की है, लेकिन आपने 30,000 का गेन भी कर लिया। तो इसका मतलब इफ़ेक्टिवली आपको जो गाड़ी की कॉस्ट पड़ी आपकी जेब से, पहले तो 4.5 गए, ठीक है, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन की वजह से 30,000 रुपये आपको मिल गए। 50 वाला पुर्जा गया, 30,000 रुपये आए, यानी कि आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो 4 लाख रह गई, और आपको एक 30,000 का गेन भी हुआ है। तो आप 4.30 पर खड़े हुए। बात समझ में आ रही है? तो जो वन टाइम गेन होता है वो आप एक बार ज़रूर ऐड करते हो। आपने यहाँ पर एक डिवीज़न, एक कंपनी ख़रीदी और उसका एक पर्टिकुलर डिवीज़न जो है ना वो आपने बेच दिया। जब वो पर्टिकुलर डिवीज़न बेच दिया तो उस पर्टिकुलर डिवीज़न को बेचने की वजह से आपको 10.2 मिलियन का एक वन टाइम गेन हुआ। इसके बारे में अच्छा, इसके अलावा आगे क्या है? टू वैल्यू दी आफ्टर एक्विजिशन एंटिटी, वो सारी चीज़ें वही सेम है। तो आपने जो अब बोलता है कैलकुलेटेड टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी। अब जब टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है, जैसा सवाल हमने ऊपर सॉल्व किया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बन रही थी इस सवाल में वो 192.84 थी, लेकिन जो वन टाइम गेन है वो इस क्वेश्चन 12 में मेंशन नहीं था। क्वेश्चन 13 जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि 192.84 की वैल्यूएशन बन रही है बेस्ड ऑन पीई रेशियो मॉडल, और जब मैंने ये एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन करी तो मुझे एक और गेन, एक और फ़ायदा, वन टाइम गेन या वन टाइम फ़ायदा 10.2 का भी हुआ। लिहाजा टोटल वर्थ जो मेरे लिए इस परचेज़ की है या नई कंपनी की जो वर्थ है वो 203.04। ठीक है जी। ये जो वन टाइम गेन है ना, ये एक बार अलग से आप ऐड करोगे, अलग से इस बेनिफिट को अकाउंट फॉर करोगे। इसको आपने अर्निंग्स में अगर शामिल है तो उसमें से हटाना है। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कहीं पे भी किसी भी अर्निंग्स में शामिल नहीं है। सही है जी। तो ये 2 और सवाल थे, इन 2 सवालों को आप नोट करें, जैसे कि आपने पहले 10 सवाल किए और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14, 15 आगे चलते रहते हैं। थैंक यू।